Namaskar and welcome to Sunset TV. You are watching House Highlights. The program encapsulates the proceedings of both the Houses of Parliament on the day in a nutshell. I'm Rajiv Kumar Singh. Let us begin with the headlines. Waqf Amendment Bill 2024 sent to JPC for detailed review. Minority Affairs Minister says Amendment Bill gives rights rather than taking away. Opposition says the bill is against the Constitution. Musalman Waqf Repeal Bill 2024 introduced. Rajya Sabha returns Finance and Appropriation Bills 2024 after discussion. In reply to the discussion, Finance Minister Nirmala Sitharaman stresses capital expenditure 18% more than the last financial year. The Bharatiya Vayuyan Vidheyak 2024 taken up for discussion in the Lok Sabha. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal presents the Boiler Bill 2024 in the Rajya Sabha. Now news from the lower house, the Lok Sabha. In the Lok Sabha on Thursday, Minister of Minority Affairs Kiren Rijiju moved for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024 to further amend the Waqf Act 1995. Before the bill could be introduced, the Speaker permitted members from all sections to register their views. All parties of the India Alliance and YSRCP opposed the introduction of the bill. The Minister of Minority Affairs then said why was the amendment bill being brought. मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत Waqf board doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। Earlier, the NDA members like the TDP, JDU and Shiv Sena Shinde group supported the introduction. We bring you excerpts of the views presented. कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से
ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहां उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। Sir, the purpose of the donors need to be protected, but when the purpose and the power gets misused, it is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system. There is a requirement for the government to regulate and streamline the purpose. It is with this idea the bill has been brought, and we support it, and we believe that the registration is going to help poor Muslims and women of the country and bring transparency. But if a wider consultation are required on this to remove misconception, wrong information being spread, and to educate the purpose of this bill, we have no problem being sent to the select committee. इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी? एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। Later, the Minority Affairs Minister Kiren Rijiju informed the House that the government was prepared to take the Waqf Amendment Bill 2024 to the Joint Parliamentary Committee for wider consultation. आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। The Minority Affairs Minister Kiren Rijiju then moved for leave to introduce the Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. The bill will repeal the Mussalman Waqf Act 1923. Later, the bill was introduced. मैंने मूव कर चुके हैं जो 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 का रिपील बिल का, उसको तो रिपील कर ले। ओके, तो मैं बताऊंगा, आप जानना चाहते तो मैं बताऊंगा। आप 2 मिनट बता दो सर, मैं 2 मिनट बता सर, जानने तो ना हाँ, नहीं रिपीलमेंट का
रिपीलमेंट भी कमेटी में जाएगा, इसमें क्यों डर रहे हैं? ये सर रिपीलमेंट का ये है सर, मुसलमान वक्फ एक्ट तो कौन सा एक सर, the Mussalman Waqf Act 1923 was brought into force on 5th August 1923 and applied to the whole of then British India. सुनिए, क्यों वो कानून स्टैट्यूट बुक में रहना ही नहीं चाहिए था, इतना साल रहा, रिपील करना चाहिए ना, इंक्लूडिंग ब्रिटिश बालूचिस्तान एंड संथाल परगनास समय का जुरिस्डिक्शन मैं बता रहा हूँ. The Waqf Act 1954, which enacted the laws of Waqf for the first time in independent India, provides white section 69 clause 1 sub clause 5 that the Mussalman Waqf Act 1923 does not apply to any Waqf governed by the 1954 Act. So in effect 1923 Mussalman Waqf Act in effect redundant हो चुका है, ये सर एप्लीकेबल नहीं है. So in effect ये redundant हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है. The Lok Sabha on Thursday also took up discussion on the Bharatiya Vayuyan Vidheyak 2024. The bill provides for regulation and control of the design, manufacture, maintenance, possession, use, operation, sale, export and import of aircraft, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. First, the Civil Aviation Minister explained the need to introduce the bill. Later, members from different political parties took part in the discussion. The bill is from a pre-independence era, which has been brought in 1934, and it was called the Aircraft Act. The Indian Aircraft Act, which was brought in 1934, has gone under several changes over the years. And in fact, up to the tune of 21 amendments were made, and 21 number of times where there have been changes brought to these through various sections which were amended in the Act also, sir. Now, because of this, the whole structuring of the Act itself has led to a lot of ambiguity, contradictions, and in terms of the powers and functions of certain internal organizations. आज इस देश में लगभग 700 विमान हैं और 700 विमान मोटे तौर से उसमें से 80% विमान वो हैं जो खरीदे हुए नहीं हैं. ये सभी लीज्ड एयरक्राफ्ट है. जो भी आप विमान में उड़ रहे हैं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के समय हम लोगों ने विमान खरीदा, लेकिन आज जितनी कंपनियां हैं इन लोगों ने विमान खरीदा नहीं है. और इसीलिए भारत का कानून लीजिंग का अगर सही नहीं होगा तो ऐसी कंपनियों को भारत में, क्योंकि विमानों की संख्या, बनाए जाने वाले विमानों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत कम होते जा रहा है, उसका भी कारण मैं बताऊंगा. और क्योंकि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी एक्ट भारत में लाया था 2016 में, और जो लीजिंग कंपनी है, जो केप टाउन कन्वेंशन, जिसके तहत आप किसी देश को अगर सामान देते हैं, किसी देश में अगर विमान देते हैं, इंजन देते हैं, तो उसे अगर बंद होने की स्थिति में वापस लाना चाहते हैं तो आपका कानून अलग है. ये दोनों कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट था. Now let us take a look on what took place in the upper house, the Rajya Sabha. Responding to the discussions on the finance and appropriation bills, the finance minister said that the total capital expenditure in the budget is 18% higher than the previous financial year. Later, the House returned the bill to the Lok Sabha. We are making states also take up capital expenditure by giving them interest-free 50-year loans, which eventually will be treated probably as grants only. So states are now being able to strengthen their capital expenditure, and many states are completing long-pending projects or taking up newer projects, as a result of which economy around it is getting enough traction. This government has again revised the slab in the new regime, this time also. And that was explained earlier also. I will recall it. 17,500 rupees is the effective relief for the salaried class. Standard deduction for salaried employees has also been increased from 50,000 to 75,000 in this finance bill. Deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 30,000 rupees.
for salaried employees, deduction on employers' contribution in case of employees in private sector, which was missing all these years. Public sector employees had it, but private sector employees will get it now. And public sector banks opting for new tax regime has been raised from 10% to 14% in this budget. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal introduced the Boiler Bill 2024 in the Rajya Sabha. The bill is related to the regulation of boilers, providing safety to human life and property. The bill also deals with the prevention of the risk of steam boiler explosions and ensures uniformity in the registration and inspection of boilers during their manufacture and use. Bill for introduction, Shri Piyush Goyal to move for leave to introduce the Boilers Bill 2024. Respected Sir, with your kind permission, I move for leave to introduce a bill to provide for the regulation of boilers, safety of life and property of persons from the danger of explosions of steam boilers, and for uniformity in registration and inspection during manufacture, erection and use of boilers in the country, and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Piyush Goyal. I move that the bill be introduced. As soon as Chairman Jagdeep Dhankar tried to start the zero-hour proceedings in the Rajya Sabha on Thursday, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge wanted to raise the issue of wrestler Vinesh Phogat. However, the chairman did not allow it, leading to sloganeering by opposition members. The chairman warned TMC leader Derek O'Brien, saying that he repeatedly challenges the chair, which is not proper. The chairman expressed regret over the opposition's behavior. During this time, opposition members walked out of the house for a while. On their walkout, the chairman remarked that he had not seen such improper behavior since the emergency era. We have seen the ugliest of scenes. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. Will give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. When I give floor to someone here that is watched by more than 1.4 billion people, it is embedded in the history.
I do not know how I will be able to respond to my conscience. Individually, all members are so talented. Sir, you walked out and you came. In the process, you hurt more than 1 billion people. In the process, you set aflame democratic traditions. By walking out, the insult to the chair, did you see yourself how Derek O'Brien, floor leader of TMC, shouted at the chairman? No. If it does it, is it the way? I'm so sorry. Leader of the House, JP Nadda, said that the opposition's behavior has hurt the dignity of the chair and democracy. He said that democracy runs on a system. संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है वह सच में निंदनीय है. इट इज़ कंडेमनेबल. प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है. मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहाँ पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है. और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए. जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है. इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ. इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना यह इस समय की आवश्यकता है. मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा. एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar was so upset with the opposition's behavior led by Congress that he left the chair in distress for a while. इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है. ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है. ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहाँ सदन के नेता के रूप में देख रही है. यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में. कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी सदन के सदस्य हैं. जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है. मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है. और यह चुनौती, प्लीज
ये चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। After a short while, Chairman Jagdeep Dhankar returned to the chair and announced that he had convened a meeting with the floor leaders to discuss this matter. Sorry, honorable members, I had to leave the house to take self-disciplined decisions. When a scene is created in the house, that it becomes epicenter of disruption for the entire nation, then it is our bounden duty to sometimes take tough decisions. I left my seat to introspect, having been witness to a spectacle which I found was unprecedented, indigestible, and I would be walking away from my oath if I do not take tough decisions. I called a meeting of the floor leaders at 1:30 p.m. today, and I would reflect to them all I have in mind with video evidence if they require. This House has presented in recent times, in spite of my best efforts, persuasion, patience, accessibility, pleading, prayer, requests, all have been taken not in the right spirit. Sublimity has been misunderstood as fragility. Persuasion has been misunderstood as weakness, and therefore I have thought about it. At the commencement of the Rajya Sabha proceedings on Thursday, Chairman Jagdeep Dhankar extended birthday wishes to Kapil Sibal, a senior advocate and former union minister during the UPA regime. Kapil Sibal is a member of the Rajya Sabha and a close friend of Chairman Jagdeep Dhankar. Chairman Jagdeep Dhankar also extended birthday greetings to Subhash Chandra Bose Pilli, who hails from Andhra Pradesh. He rose to the position of a cabinet minister and became Deputy Chief Minister under the YSR Congress Party leadership of YS Jagan Mohan Reddy in 2019. That's all we have in House Highlights for the day. Thank you so much for joining us. Until next time, keep watching Sunset TV. Goodbye.